क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर बढ़ाता हूं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। एक विद्यार्थी को निम्न संख्याएं लिखने के लिए कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? 308, 541, 1100, 111। उसने संख्याओं को इस प्रकार लिखा। कैसे लिखा देखिएगा। 3008, 50,041, 10,011। संख्याओं को लिखने में गलती करने का कारण क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। हेलो राहुल, कैसे हैं आप? क्या कारण हो सकता है इन संख्याओं को गलत लिखने का? एक, विद्यार्थी गणित की कक्षा को पसंद नहीं करता है, उसे कक्षा नीरस लगती है, मीन्स बोरिंग लगती है। दूसरा, विद्यार्थी को स्थानीय मान की अवधारणा समझ में नहीं आती है, लेकिन वह इसे प्रयोग नहीं कर पाता। विद्यार्थी गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, या विद्यार्थी स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझता है और जैसा बोला जाता है उसी प्रकार लिखता है। तो मैं चाहूंगा आप लोगों का जवाब मिले तेजी के साथ, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी टेंशन के। तेजी से आप लोगों के जवाब मुझे मिलने चाहिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 101वां प्रश्न। आपने समझा और जाना, तो देखते हैं आपका जवाब क्या हम मानते हैं, क्या जानते हैं। ओके अपराजिता सर, आप पर क्लास की टाइमिंग, इस पर मेरा टाइमिंग क्लास का स्पेशल का कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 5 बजे मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूं, आप वहां पर पढ़ सकते हैं। स्पेशल का टाइमिंग 3 बजे होता है। मैं कोशिश करूंगा आज शाम को क्लास ली जाए, लेकिन इट में भी पॉसिबल, इट में भी हैपन कि मैं ना क्लास लूँ। ओके चलो। विद्यार्थी गणित की कक्षा को पसंद नहीं करता, उसे कक्षा नीरस लगती है। विद्यार्थियों को क्या करना है, देखो समझो कैसे लिखा। कई बार आपने देखा होगा, आपके पास एक कॉल आया, टिल्लू ने आपको फोन किया, बोला भाई एक फोन नंबर नोट कर, कि भाई एक नंबर नोट कर ये वाला। मैं बोल रहा हूं, बोल लिख 95 100 52 48 1। आपने नंबर नोट कर लिया, वो बोला हो गया, मैच करा, बोला जी मैच कर लो, लेकिन आपके अकॉर्डिंग तो यहां 2 डिजिट, 1 डिजिट कम पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जैसा उसने बोला वैसे आपने लिख दिया। उसने बोला 9500, तो लिखना ये था 9500, आपने लिख दिया 9500, 1 को खा गई। बस वही गलती यहां पर हमारा बच्चा कर रहा है। क्या गलती कर रहा है? वो गलती क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि उसको बोला गया 308, तो आपने कहा ओके 541, तो उसने 300 ऐसे लिखा और 8 आगे लगा दिया। बोला 541, 541 लिख दिया। उसने बोला 1100, बोला जी ठीक है 111, 100 लिख दिया 11। तो जैसे संख्याओं को उसको बोला जाता है, वह संख्याओं को वैसे ही लिखने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है सबका? कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना आई हो बात, यू कैन आस्क अगेन एंड अगेन, वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, तो देखते हैं आपके जवाब हमें क्या मिलते हैं। ओके वेरी नाइस। बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ और देखते हैं एक और सवाल आपके लिए क्या बताता है, क्या समझ में आता है। ओके, वन मोर क्वेश्चन। कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को दी गई एक शब्द संबंधी समस्या है। 20 तारे हैं, उनमें से 1/4 लाल हैं। कितने तारे लाल हैं और कितने तारे लाल नहीं हैं? अध्यापक उसके कार्य को निम्न में से किस प्रकार दर्ज करेगा? पहला सवाल, बालक अच्छी तरह से उत्तर का पता लगा सकता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति खराब है। दूसरा, बालक देखने और विश्लेषण करने में अच्छा है और उसकी समस्या समाधान करने की योग्यता प्रशंसनीय है, लेकिन उसकी लिखित अभिव्यक्ति अच्छी नहीं है। थर्ड, बालक ने सही विधि का नहीं अपनाया और उसे और अधिक अभ्यास करने की जरूरत है। बालक सभी आवश्यक चरणों को लिखने में अयोग्य है। क्वेश्चन क्या है कि भाई 20 तारे हैं, उनमें से 1/4 लाल हैं। कितने तारे लाल हैं और कितने लाल नहीं हैं? ऐसा प्रश्न बच्चों को दिया, तो अध्यापक उसके कार्य को निम्न से किस प्रकार दर्ज करेगा? यानी जो उसने काम किया है वो उसको कैसे दर्ज कर सकता है?
ठीक है ना। अब देखते हैं यहां पर कि बालक अच्छी तरह से उत्तर का पता लगा सकता है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति खराब है, या फिर बालक देखने और विश्लेषण करने में अच्छा है और उसकी अभिव्यक्ति समझ समाधान की योग्यता प्रशंसनीय है लेकिन उसकी लिखित अभिव्यक्ति अच्छी नहीं है, या फिर बालक ने सही विधि को नहीं अपनाया है। तो देखो सवाल में क्या है, 20 तारे, उसने कहा 1/4 लाल हैं, तो बालक ने बोला 20 पंजे 100, 5 तारे क्या हुए, लाल हैं, तो 20 में से उसने 15 निकाला, तो उसने क्या बोला 5 निकाला, तो 15 तारे लाल नहीं हैं। तो उत्तर तो यह है ना कि 1/4 लाल हैं, तो 5 लाल हुए, लाल नहीं हैं। तो अध्यापक उसके कार्य को कैसे दर्ज करेगा? अगर वो सही उत्तर बताता है तो, अगर वो सही उत्तर बताता है, सही आंसर देता है, तो उसकी क्या बात लगेगी कि भाई अगर वो सही उत्तर बताता है तो क्या होगा कि बालक की देखने और विश्लेषण करने में अच्छा है और उसकी समस्या समाधान करने की योग्यता प्रशंसनीय है, लेकिन लिखते समय वो प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, अगर वो आंसर देता है, हालांकि इसमें एक छोटा सा पार्ट मिस है कि यदि वह बालक सही उत्तर देता है तो वो हाइडन रखा गया क्वेश्चन को, तो इसको इस तरह से समझेंगे। ओके, बिल्कुल। एक और सवाल देखते हैं क्या मिलता है आपका जवाब। कक्षा 1 के विद्यार्थियों से एक समूह को 3 चित्र दिखाए जाते हैं। कक्षा 1 का विद्यार्थी है, उसको 3 चित्र दिखाए जाते हैं और पूछा जाता है कि किस चित्र में अधिक तारे हैं। उन्हें बिना गिने बताना है। कुछ विद्यार्थी यह नहीं समझ पाए कि तीनों समूह में समान संख्या में तारे हैं। प्याजे की संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वो किस अभिव्यक्ति स्तर पर है। अब याद रखिएगा इस सवाल को, क्योंकि ये प्याजे भैया हैं हमारे, जो प्याजे अंकल जी हैं ना, 2019 में भी वो 2 सवालों में आए, 2018 में भी, हर बार सवालों में प्याजे चाचा का जिक्र होता है। तो आप चाचा जी को इंपॉर्टेंट जरूर दें और समझें कि आखिरकार ये क्या लिखा है। कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो वो 3 चित्र दिखाए जाते हैं। मैं चित्र बना देता हूं जिससे कि आपको और इजी हो जाए। ओके, पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा चित्र, ऐसे चित्र दिखाया गया। एक चित्र ये था, एक चित्र ये था और एक चित्र ये था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ऐसे 3 चित्र दिखाए गए बच्चे को, समझ रहे हैं ध्यान से। ये 3 चित्र दिखाए गए और बच्चों को बोला गया कि भाई, बच्चों बोले बताओ कौन से में ज्यादा तारे हैं, और बच्चा उसको गिनने का नहीं, गिनना नहीं है, ऐसे बताना बिना गिने। किसी को मैथ के हैंड प्रैक्टिस नोट चाहिए तो बिल्कुल ऐसा आसान लैंग्वेज में और ट्रिक के साथ चाहिए तो व्हाट्सएप करो मैथ क्वीन। मैडम जी मुझे ही भेज दो, मैडम जी मैं आपको हेलो लिख के भेजता हूं, आप मुझे ही दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को हेल्प के लिए। देखो मैडम ने आपकी हेल्प करने के लिए कहा है तो जरूर आपको मिलेंगे बहुत अच्छे से। ओके मैडम जी, मैथ्स क्वीन, मैं आपको नंबर भेज दूंगा, आप जरूर ध्यान रखिए। मैं नंबर नोट कर लेता हूं आपका, 1 मिनट रुक जाओ भाई, मैडम जी का नंबर मैं नोट कर लूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो मैथ्स के नोट्स मैडम देने वाली हैं, तो मैडम जी के मैं नोट्स को कॉपी कर लेता हूँ। व्हाट्सएप नंबर दिया है उन्होंने। ओके, थैंक यू मैडम जी, 1 मिनट रुकिएगा भाई। चलिए भाई, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया सवाल क्या कहता है। ओके, समझ गए आप। चलिए, तो यहां पर बालक किस अवस्था में है, तो ये 1 2 3 समूह दिखाए गए बच्चे को। तीनों समूहों के आधार पर बच्चे को बोला गया कि भाई आप किस तरह से पहचानेंगे बच्चा कौन सी अवस्था में। तो सबसे पहले आप ये जानो कि प्याजे की अवस्थाएं कितनी होती हैं। 4 अवस्थाएं लिखी है ना, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ऑफ प्याजे, है ना। अब प्याजे की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले होती इंद्रिय गत्यात्मक अवस्था। बहुत सारे बच्चों ने यही जवाब दिया है कि सर इंद्रिय गत्यात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में साइकोमोटर या मोटर स्किल्स, जानते हैं ना मोटर स्किल्स।
यानी ये जो इंद्रिय गत्यात्मक अवस्था है इसको गति संवेदी अवस्था भी कहा जाता है, और ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। क्लियर है भाई? 0 से 2 वर्ष तक चलती है ना ये। अब 0 से 2 वर्ष तक बालक पहली क्लास में आ जाता है क्या? आप मुझे बताओ, क्या बच्चा 0 से 2 साल का बच्चा पहली क्लास में आ जाएगा? आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, हैं? नहीं आएगा ना, सेंसर मोटर अवस्था में, हैं? ये नहीं आएगा ना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से कहां तक चलती है? 2 से 7 वर्ष तक चलती है जी। 2 से 7 वर्ष तक कौन सी आती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सबको याद है ना दिव्या? वेरी गुड। पूर्व, इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो बालक जब 2 से 7 वर्ष में होता है तो 3 साल का उसका एडमिशन होता है। 3 वर्ष का तो एडमिशन होता है, 3 में आप 3.5 का मान लो, 3.5 में 4 का मान लो, तो वो 4 वर्ष में पहली क्लास में आने की कोशिश करता है ना? तो यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व ऑपरेशनल स्टेज, वो स्टेज जिस स्टेज के अंदर बालक बड़ी चीजों और छोटी चीजों में अंतर स्थापित करने के, देखने के आधार पर बात करता है। जैसे यहां पर देखा आपने, उसको जो है ना, तारे तो इसमें भी 7 हैं, यहां पर भी 7 है और यहां पर भी 7 स्टार हैं, लेकिन वो इसमें अंतर स्थापित नहीं कर पाता। उसे देखने में जो चीज बड़ी लगती है उसको वही बड़ा दिखता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? तो उसको वही बड़ा दिखता है, और जो बड़ा दिखता है, जैसे इस स्टेज में बालक एक रुई, अगर आपके पास एक रुई का बोरा है जिसके अंदर 10 किलो रुई है और एक तरफ उसके पास 10 किलो गेहूं है, तो वो हमेशा रुई को ज्यादा बताएगा। दैट इज द पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना? उसके साथ हम बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। इसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज 7 से 11 वर्ष तक चलती है, जिसमें बच्चा चीज़ों को समझने लग जाता है, अपने ज्ञान की शुरुआत करता है, नई चीज़ों से ज्ञान सीखना शुरू कर देता है। फिर आती है फॉर्मल, जो 11 से 15 वर्ष से ऊपर तक चलती है। तो राइट ऑप्शन समझ में आया? पूरा डिटेल में बताया मैंने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? तो राइट ऑप्शन था सी, यानी इस कक्षा 1 का बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है जब वो इन चीज़ों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिया है। बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ, आपकी तरफ ये रहा। प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए ज्यामिति सीखने के लिए एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर कौन सा है? ए कॉमिक स्ट्रिप्स, लोगो, जियोजेब्रा या पेंट ब्रश? आप सबने देखा है, इनमें से कौन सा होगा जो आप चाहेंगे जवाब देना? समझ आया? बहुत बढ़िया, सादत अली खान को समझ में आया, बहुत ही बढ़िया जवाब। चाहेंगे क्या मिलेगा? प्राथमिक स्कूल के बच्चे के लिए ज्यामिति सीखने के लिए एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर आपको बताना है, कौन सा होगा? कॉमिक स्ट्रिप, लोगो, जियोजेब्रा या पेंट ब्रश? तो यहां पर जवाब थोड़ा सा अटपटा मैं बता दूं, सबसे फेमस ज्योमेट्री को सीखने का जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है जियोजेब्रा। क्या है? जियोजेब्रा। ये एक टूल है, ये जैसे आपने देखा होगा ना, ये एनवायरनमेंट देता है जहां पर एक बालक को आकृतियां, कोई भी इमेज ड्रॉ करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस होते हैं, यानी यहां से पकड़ा यहां छोड़ दिया, यानी किसी का चित्र बनाना हो तो बच्चा इसमें अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी आकृति बनाना सीख लेता है। थैंक यू गुलफशा जी, शुक्रिया। बात समझ में आ गई? तो जियोजेब्रा, हालांकि हम इसको बात करते हैं पेंट ब्रश। पेंट ब्रश कॉमन टूल है, हम सभी जानते हैं पेंट ब्रश के बारे में, क्योंकि बचपन से हमने सबसे पहले जब कंप्यूटर सीखा होगा, सबसे पहले गोला आकृति बनाने और भरने ही सीखे होंगे, तो वो पेंट ब्रश था। लेकिन ज्योमेट्री सीखने के लिए पेंट ब्रश सबसे अच्छा टूल नहीं है, सबसे फेमस है जियोजेब्रा। ओके, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ, ये रहा, देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है आप लोगों को। कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक में एक विषय है कबाड़ विक्रेता, जिसमें किरण नाम का कबाड़ विक्रेता की सच्ची कहानी है। ये एक कबाड़ विक्रेता की कहानी है। मैं इतने गुस्से में देखता हूं? नहीं गोलू, मैं कहां गुस्से में रहता हूं, सबसे ज्यादा तो हंसता मैं ही हूं, मुझे ऐसा लगता है। शायद आपने दोबारा से देखिएगा एक बार थंबनेल को, ठीक है? चलो, तो कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक में एक विषय है कबाड़ विक्रेता। अब देखो, कक्षा 4 की मैथमेटिक्स की बुक से लिया गया सवाल है, जिसमें क्वेश्चन में एक चैप्टर में दिया कबाड़ विक्रेता का नाम का चैप्टर है, जिसके अंदर उस कबाड़ विक्रेता की सच्ची कहानी बताई है, जिसका प्रयोग गुणा सिखाने के लिए किया गया है।
हालांकि इससे भी अधिक इसमें वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस अध्याय के माध्यम से कौन से अधिगम उद्देश्य प्राप्त करने की आशा की जा सकती है? तो देखते हैं जवाब क्या मिलेगा। आपकी आशा निराशा में तो नहीं बदलती है। प्रवृत्ति का उद्देश्य, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ नेचर और ट्रेंड। दूसरा, सामाजिक उद्देश्य यानी सोशल पर्पस। विषय वस्तु का उद्देश्य यानी कंटेंट ऑब्जेक्टिव्स। और प्रक्रियात्मक उद्देश्य मीन्स प्रोसीजरल ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर मुझे मिला है प्रक्रियात्मक उद्देश्य। बहुत बढ़िया आंसर, सबसे तेजी सुभाष चंद्र जी ने दिया है। बाकी सब लोग क्या कहते हैं भाई, जल्दी से बताइएगा क्या मिलता है आपका जवाब। तेजी के साथ मैं चाहूंगा जवाब। हाँ, ये अच्छा कहा है गोलू, ये इस बात में तो बेदम है, इस बात में तो राज है भाई। जब साथ में हो तो कौन गुस्सा करेगा हैं? तब तो खुशी ही है, इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। चलो आगे देखते हैं। सवाल का जवाब दीजिएगा गोलू। सवाल का आंसर क्या है? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके सामने है। मैं चाहूंगा जवाब मिले। तो यहां पर देखो, सवाल समझने की कोशिश करना। अगर वहां पर कबाड़ विक्रेता की कहानी जिसमें गुणा का प्रयोग सिखाया गया है, अगर मैं गुणा की बात करता, सवाल को ढंग से समझना, क्योंकि जब आप गुणा की बात करते हैं, शहादत, एक्चुअली आई विल लर्न दिस English portion just because of question is too big. Question size is too big, that's why it's not able to write and at entire screen. It's very difficult for me, and it's also difficult for you just because of you are not able to understand. Okay, so I'm just explaining the concept. A subject in the class 4 textbook is a junk sailor. There is a true story of junk sailor named Kiran who has been used to teach multiplication. However, more than that, it describes some real life events. Which learning objectives to achieve through this chapter is expected? A. Objective of trends, social purpose, objective of content, and procedural objectives. This is the answer. Okay, now कोई बात नहीं है, कोना सबसे अच्छा रहता है। बोलो, समझा करो बात को। चलो देखते हैं, सवाल समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करता कि गुणा हो रही है, मल्टीप्लिकेशन है, सही बात है। जब भी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो गणित की प्रवृत्ति का उद्देश्य होगा कि वो विषय वस्तु का उद्देश्य है, क्योंकि हम गणित के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और गुणा जो है, मल्टीप्लिकेशन जो गणित का पार्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो विषय वस्तु का उद्देश्य हो सकता है। लेकिन सवाल की फीलिंग को समझो। उसने क्या कहा आगे? उसने बोला हालांकि इससे भी अधिक, यानी इस गुणा से भी ज्यादा प्रभावशाली क्या है? वास्तविक जीवन की कुछ घटनाएं। और जब वास्तविक जीवन की घटनाओं को जोड़ा जाता है, दैट इज सोशल पर्पस। क्योंकि यहां पर वर्ड में लिखा हुआ है ना, इससे भी अधिक, तो ये सोशल पर्पस को डिनोट करता है, दैट इज सामाजिक उद्देश्य। अगर ये नहीं होता तो मैं सब विषय वस्तु संबंधित उद्देश्य को यहां लिख लेता। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो सवाल जब पेडागॉजी की हो तो थोड़ा सा मुश्किल तो पड़ जाता है, लेकिन आप अगर सही से समझेंगे तो यू विल गेट राइट आंसर्स एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। आई थिंक now all of you got the question. All of you, I think, got it. Very nice. Next question. अली 2 समूहों की तुलना करने और यह बताने के लिए कि कौन से समूह के पास अधिक वस्तुएं हैं, गिनती को एक रणनीति के रूप में प्रयोग करता है। वह कौन सी अवस्था में है? हाँ, ऐसे बहुत लोगों को मिलेगा, 26 को तो कम मिला है। अली 2 समूहों की तुलना करने और यह बताने के लिए कि कौन से समूह के पास अधिक वस्तुएं हैं, वह एक रणनीति के रूप में प्रयोग करता है। वह कौन सी अवस्था में है? नंबर 1, मिलान की अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, मात्रा निर्धारित करने की अवस्था में, या विभाजन की अवस्था में। 2 सवाल यहां पर है, देखूंगा जवाब क्या मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1, Ali to compare 2 groups and tell which are the group has more items. Use counting as a strategy. What stage is he in? In the matching phase, in the initial state, in the state of quantification, or in the state of division? Which one is the right answer? A. सर जी ग्रेड अप पर 4000 सीटेट में लगाए, हमको लूट लिया। कोई बात नहीं सुभाष, अब आप मत लूटिए, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी यहाँ पर भी हो रहा है ना अकेडमी की तरफ से। आप स्पेशल क्लासेस भी ले सकते हैं, वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है,
वहाँ भी पढ़ सकते हैं। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, अगर आप 1 साल का लेना चाहें तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पर आपको पूरे दिन क्लास मिलती है, किसी भी क्लास पढ़ लो। तो राइट ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में। चलो मैं इसका बहुत ज़्यादा उत्तर दिया है मुझे प्रारंभिक अवस्था में। अगर मैं प्रारंभिक अवस्था की बात करता हूँ, तो प्रारंभिक अवस्था में बालक स्टार्टिंग में जाता है स्कूल, तो क्या सीधा सीधा वो इस काम को करने लग जाएगा? इनिशियल स्टेज में बच्चा गिनती गिनना, 2 को बनाना, 3 को बनाना, ए पे अनार बनाना, ए पे एप्पल बनाना, ऐसे काम करता है ना। तो वो ABCD को ऐसे पढ़ता है, ऐसे ही पढ़ता है ना। कई बार बच्चा पढ़ेगा, अच्छा बताओ ABCD का बताओ, तो बच्चा बोलेगा ABCD सर मुझे सारी याद है, बताइए जरा। ऐसे काम करता है बच्चा जब बचपन में होता है। बोला जी A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर डबल एप्पल, E फॉर इतना बड़ा एप्पल, F फॉर 4 एप्पल। तो इस तरह के बच्चे बहुत सारे ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। तो उसको समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज पर ऐसे काम नहीं होता है। इज इट क्लियर? समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या देखा, तो मिलान करने की अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, मात्रा निर्धारण करने की अवस्था, या फिर विभाजनात्मक अवस्था। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको एक और, आप समझने की कोशिश करिएगा एग्जाम्पल से। आपने कभी कभी देखा होगा क्रिकेट, आप सभी लोग खेले हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी क्रिकेट खेले होंगे, खासकर बॉयज तो खेलते ही हैं। तो आपने क्या देखा होगा क्रिकेट खेलते समय, जब एम्पायर करता है, कहते भाई तू एम्पायरिंग कर ले, जो एम्पायर करता है वो क्या करता है, वो कंकड़ हाथ में रखता है जिससे कि गलती ना हो। देखा ना आपने, भाई ओवर फेंकता है, जब भी कोई बॉलर ओवर डालता है तो वो एक कंकड़ उठा के इस हाथ में बोलता है ना, इस हाथ में रख लेता ना एप्पल उठा के, उधर से उठाया, एप्पल कहाँ गा रहा हूं मैं, कंकड़ उठाया इस हाथ में रख दिया, ऐसे ही इधर से 2 बॉल हुई 2 कंकड़ डाल दिए, 3 बॉल हुई 3 कंकड़ डाल दिए। तो वो ऐसे कंकड़ को डालता रहता है ना। तो वो क्या है, वो स्ट्रेटजी है, यानी वो अधिक वस्तुएं गिनती करने के लिए एक स्ट्रेटजी को लाता है। और जब भी बालक गिनती करने की स्ट्रेटजी को अपनाता है तो इसका मतलब क्या है, वह मात्रा निर्धारण करने की अवस्था में होता है। ठीक है ना, याद रहेगा, बात समझ में आ गई। खेलते हैं बहुत बड़े गुलाब सा। तो आप देखो एम्पायर जो बनता है वो कंकड़ काउंट करता है, तो स्ट्रेटजी है, वो रणनीति जिससे गलती ना हो, तो उसको बोलते हैं मात्रा निर्धारित करने की अवस्था में। 1 बॉल हुई 1 कंकड़ डाला, 2 बॉल हुई, यही बच्चा कर रहा है हमारा अली। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। हाँ, सौम्या मैम की क्लास मेरी बात होगी, आकांक्षा। ओके, आगे बढ़े। एक और सवाल आपके सामने, चलो जरा। NCF 2005 के अनुसार स्कूल में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य कौन सा है? A, संख्यात्मक कौशल का विकास करना, 2, बीज गणित सिखाना, 3, गणना और मापन सिखलाना, 4, रेखिक बीज गणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को पढ़ाना। तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मैं बता देता हूं कब होगी क्लास मैडम की, डोंट वरी। ओके, ए PRT के लिए पढ़ना है स्पेशल की टाइमिंग। अपराजिता लगभग 3 बजे मेरा क्लास होता है स्पेशल, तो हाँ उसी पर आप पढ़ सकती हैं। आप मेरी प्रोफाइल में जाकर मुझे फॉलो जरूर कर लें, जिससे कि जब भी मेरी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, डोंट वरी। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। D ऑप्शन मिल रहा है, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को पढ़ाना। ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही बेकार जवाब, गलत जवाब सोचा आपने, क्योंकि NCF ने कहा हुआ है कि भाई दैनिक जीवन जहां भी मिल जाए उसे तुरंत ऐसे लिपट जाओ, अरे तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही तो है मेरा आंसर। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होगा, आप गलत हाथ पकड़ लिए हैं आज। क्यों, मुझे एक बार बताओ, NCF प्राथमिक की बात हो रही है, संकीर्ण उद्देश्यों की बात हो रही है, मुझे एक बार बताओगे किसने कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में अलजेब्रा पढ़ा? बताओ किसने पढ़ा अलजेब्रा? किसके स्कूल में पढ़ाया गया था अलजेब्रा कक्षा 1 से लेकर 5 तक? मुझे तो लगता नहीं किसी ने अपने पढ़ाया हो। हाँ, आपने कक्षा 6 में जरूर पढ़ा होगा कि भाई x + x = 2x, उससे पहले तो पढ़ा ही नहीं होगा। नहीं, टेकपाल जी इससे नहीं होगा, टेकपाल जी वो कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें ये भी पेडागॉजी चल रहा है, इसमें आपको सहायता नहीं मिलेगी। आपको जो मैं कंटेंट की क्लास लूंगा ना, कल मैं 4 बजे क्लास लूंगा कंटेंट की, तेजपाल जी, टेकपाल जी आप उसमें आइएगा, उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओके, तो यानी नहीं कराना किसी ने भी अलजेब्रा, तो ये कैसे कह सकते हो कि रेखागणित? बात कर रहे हैं संकीर्ण उद्देश्य की, और संकीर्ण उद्देश्य में आप कर रहे हो अलजेब्रा पढ़ा दो।
भाई संकीर्ण उद्देश्य का मतलब होता है प्रारंभिक उद्देश्य। जब बालक एडमिट होता है स्कूल में तो वो कौन सी चीजों को सीखता है, दैट इज संकीर्ण उद्देश्य, दैट इज नैरो ऑब्जेक्टिव। और आप कह रहे हैं बेचारे के लिए रेखागणित पढ़ाओ, तो गलत है ना, तो इसको हटाओ, गलत जवाब है ये, डी इज नॉट द राइट आंसर। ओके, सही जवाब क्या है? जब बालक स्कूल में जाता है सबसे पहला काम क्या करता है आप बताओ? जब मेरा ये चुन्नू मुन्नू छोटा सा मेरा टिल्लू स्कूल में गया तो सबसे पहले मास्टर जी क्या सिखाएंगे उसको? वो सिखाएंगे संख्या, गिनती 1 2 3 4 सिखाएंगे क्या नहीं? सिखाएंगे क्या नहीं? हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो संकीर्ण उद्देश्यों में आता है संख्यात्मक कौशल का विकास करना। पहले उसको गिनती सिखाई जाती है। जब स्कूल में गए थे पहली बार या कोई स्कूल में बच्चा आता है तो मैथ्स में क्या सिखाते हो? सबसे पहले गिनती सिखाते हो ना, दैट इज कल 4 बजे, हाँ स्कूल में जाता है। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन था ये। आपने अधिकतर यही करते हैं, इसको लगा देते हैं क्योंकि इसमें दैनिक जीवन लिखा है ना, तो ध्यान से करिएगा पेडागोगी को। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कल मेरी क्लास 4 बजे होगी। वॉन हेले के ज्यामिति चिंतन की अवस्थाओं के अनुसार ज्यामिति समझ के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? ये एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जामिनेशन में आपको मिलता है वॉन हेले भैया का। तो ये वॉन हेले भैया हैं हमारे, है ना? ओके, तो वॉन हेले के ज्यामिति चिंतन की अवस्थाओं के अनुसार ज्यामिति समझ के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक अनुमान, औपचारिक अनुमान। मानसिक चित्रण, अनौपचारिक अनुमान, विश्लेषण, औपचारिक अनुमान। औपचारिक अनुमान, अनौपचारिक अनुमान, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक अनुमान, मानसिक चित्रण, विश्लेषण और औपचारिक अनुमान। तो यहां पर गोविंद सिंह सबसे पहले आए हैं, तेजी से आंसर डी आंसर दिया है सूरज जी ने। डी कोलावेरी डी हो गया लग रहा है मुझे। तो चलो भाई आपको पहले कुछ बता दें, है ना, तभी आपको समझ में आएंगी चीज, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो भाई यहां पर जो जिन लोगों ने एकदम डी आंसर दिया वो एकदम गलत जवाब है, गलत जवाब। अफसोस आपने गलत कर दिया। सही करें, देखते हैं, समझिएगा वॉन हेले वाले भैया की कहानी। इसको ढंग से पढ़ लेना, 1 नंबर मिलेगा पक्का, पेपर में हर बार आता है वॉन हेले, किसी न किसी रूप में मिलेगा। ओके, तो इस वॉन हेले को अच्छे से समझ लो भाई। देखो बता देता हूं वॉन हेले का मतलब क्या है। ओके रेडी, समझो। ये जो वॉन हेले है ना, पहली बात तो सुनो इनकी कहानी क्या है। ये वॉन हेले हमारे नीदरलैंड वाले भाई साहब हैं। कौन है? नीदरलैंड वाले भैया, क्योंकि नीदरलैंड में रहते थे। इन्होंने भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति कब हुई थी? 1857 में हुई थी ना। भारत की जो पहली स्वतंत्रता क्रांति थी वो 1857 में हुई थी ना। उसके पूरे 100 साल बाद एक परिभाषा दी, उसके पूरे 100 साल बाद 1957 में, याद रहेगा। भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति हुई थी 1857 में, जो मेरठ से हुई थी। उसके पूरे 100 साल बाद इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी 1957 में। उस थ्योरी का नाम था ज्यामिति चिंतन के स्तर। ठीक है, ज्यामिति चिंतन के स्तर, जिसको बोला गया था ज्योमेट्री लेवल ऑफ थिंकिंग। इन्होंने अपनी थ्योरी को एक पीएचडी की थीसिस में डिसर्टेशन में सबमिट किया यूनिवर्सिटी को, और वो एक्सेस रही। उन्होंने अपनी कुल थ्योरी में 5 लेवल बताए थे। वो मैं बता देता हूं कौन कौन से थे। ये बात तो समझ में आई। हमारे वॉन हेले भैया नीदरलैंड वाले भैया हैं, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता क्रांति के पूरे 100 साल बाद अपनी थ्योरी दी। उस थ्योरी का नाम था ज्यामिति चिंतन के स्तर, यानी ज्योमेट्री लेवल ऑफ थिंकिंग। ओके, अब बात करते हैं कि उनकी थ्योरी में स्टेप कौन से थे। तो उन्होंने कुल मिलाकर उस थ्योरी में 5 स्टेप्स को रखा था, जो यहां पर 4 लिखे हैं, हिंदी में भी लिखे हैं, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, जिसके अनुसार ए ऑप्शन एकदम सही है। पहले वाले लेवल को कहा जाता था मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं? विजुअलाइजेशन। दूसरे को बोलते हैं एनालिसिस। थर्ड वाले को बोलते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन, और इसको बोलते हैं फॉर्मल को औपचारिक को फॉर्मल। ये 4 लेवल तो यहां दिख गए आपको।
इसके बाद एक और बचता है जो पांचवा है, जिसको बोलते हैं रिगर, दृढ़ता बोलते हैं उसको। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में 0 से 4 लेवल दिए। ये लेवल 0 था, ये लेवल 1 था, ये लेवल 2 था, ये लेवल 3 था और ये लेवल 4। ठीक है ना। तो 0 से लेकर 4, टोटल 5 लेवल हुए ना, जिनका नाम 0 से 4 तक दिया गया था। इज इट क्लियर? इसी को कहा गया था वान हेले थ्योरी। इसमें क्या था, विजुअलाइजेशन में बच्चा चीजों को देख करके समझता है। अरे देख लिया, ओके, कहा गोल, बोला गोल, गोल गेंद है, गोल पहिया है, गोल मम्मी की चूड़ी है ना। ये गोल चीजों को वो हर एक जैसी गोल को मानता है देखने के आधार पर। एनालिसिस में उनकी बेसिक फीचर्स के आधार पर, इनफॉर्मल में उनकी डीप प्रॉपर्टी के बेस पर, फॉर्मल में दो आकृतियों के बीच संबंधों को बनाकर, और रिगर में खुद की आकृति जनरेट करके। छोटा छोटा बता दिया मैंने। अगर आपको ये पूरा समझना है वॉन हेले थ्योरी, तो आप टाइप करिएगा वॉन हेले थ्योरी बाय ललित सर, आपको मिल जाएगी। ओके, हाँ जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसको आप एनसीएफ बोलते हैं। एनसीएफ 2005 यह अनुशंसा करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण केंद्रित होना चाहिए। एक, गणित के अमूर्त अवधारणाओं पर कक्षा अधिगम को दैनिक जीवन के साथ जोड़ने में सहायता करने पर, गणित को सीखने में अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करने पर, उच्च स्तरीय गणित के लिए तैयार करने पर। बैक में लिखा, जिसको मैंने लिखा था वही आंसर था। देखो यही तो बताया था मैंने, तभी तो मैंने 0 1 2 3 4 यही तो था इसका क्रम, इसलिए मैंने उसी पर लिखा है। हाँ, 109 का आंसर मैंने बता दिया है, दैट इज ए। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। तो गणित के अमूर्त अवधारणाओं पर कक्षा अधिगम को दैनिक जीवन के साथ जोड़ने में सहायता देने पर, करने पर, कौन सा होगा इनमें से जवाब? यानी अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क recommend that mathematics should be focused at primary level on arithmetic concept of mathematics, that is helping to connect classrooms learning with daily life, to help students to achieve international standards in learning mathematics, on helping or preparing for higher level of mathematics। तो सबको पता है जवाब क्या होगा, ए ए ए ए ए नो 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 नो, ओ ना ना ना, ओ ना ना ना, गलत जवाब, ए नहीं। एनसीएफ कहता है करने को तो सारे काम कराता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एनसीएफ कहता है कि जब भी कक्षा में अधिगम कराओ तो बालक को पढ़ाने के लिए दैनिक जीवन से जोड़ने पर कोशिश करो। और एक अच्छा टीचर वही है जो आपकी बच्चे की जो संकल्पना है उसको दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाए। ओके, यही होता है भाई। क्लियर हो गया? तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। होने को तो सभी चीज होती हैं, लेकिन एनसीएफ इस बात पर ज्यादा रिकमेंडेशन करता है। क्लियर है भाई? बहुत ही बढ़िया। अरे वाह, आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एक और सवाल फिर, एनसीएफ के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर के स्कूलों में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है ये आपको बताना। विद्यानंद कौशिक जी नमस्कार। एक, बालक की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, गणित को बालक के संदर्भ में जोड़ना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्च शिक्षा के लिए तैयारी करना। According to NCEF 2005, which of the following primary level isn't mathematics the main objective of education in schools? A, mathematizing the thought process of child. B, connecting mathematics to the context of a child. C, enhancing problem solving skills. And D, preparing of higher education in mathematics. अब मैं ये क्लास कब होता है? अब मैं तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे चांद कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, मम्मी का लाडला पापा का कमीना बेटा। तो ये शुभ नाम बड़ा अच्छा लगा मुझे। ठीक है, ये क्लास 4 बजे शुरू, कल से होगा 4 बजे। ओके, कैसे हैं आप?
चलो बढ़ते सवाल की तरफ। तो समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, खूबसूरत जवाब। गणित में उच्च तरीके, अब देखो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। मस्त, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। आपने नाम बड़ा खतरनाक रखा है वैसे। तो अब मैं पूछूंगा जवाब क्या मिलेगा मुझे, ABCD। बहुत बढ़िया सरिता जी, राइट ऑप्शन एकदम डी। देखो समझना, एनसीएफ 2005 कहता है कि बालक को उतना ही पढ़ाओ जितना वो समझ पाए, बालक को उसकी क्लास के अकॉर्डिंग ही पढ़ाओ, यानी जिस कक्षा में वो है उसे उसी लेवल का पढ़ाओ, उसे पहले दिन ही आइंस्टीन मत बनाने लग जाओ। ओके, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी कि गणित में उच्च शिक्षा के लिए तैयारी कराना ये एनसीएफ का मुख्य ध्येय नहीं है। जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है, जिस कक्षा में स्टूडेंट होता है, उसको उसी क्लास का बताया जाए, ये सबसे अच्छा आंसर है और यही होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका सही जवाब था एकदम ओके, दैट इज डी इज द राइट ऑप्शन। ये तो बिल्कुल सही है कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, ये तो लाइन एनसीएफ में साफ साफ लिखी हुई है कि बालक को जब भी पढ़ाओ मतलब उसके थॉट प्रोसेस को मजबूत करो, जिससे कि उसकी कंसेप्चुअल पावर बढ़े। ओके, गुड नाइट मोहित सोलंकी जी, अभी से गुड नाइट। गणित के बालक को संदर्भ, बिल्कुल सही बात है, उसको जोड़ो, कॉन्टेक्स्ट को जोड़ो, जो बच्चा पढ़ रहा है उसके हिसाब से जोड़ने की कोशिश करो, और बालक की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उनको इंक्रीज करने की कोशिश करो, उनको बढ़ाने की कोशिश करो, यही तो सही जवाब होगा। ओके, बहुत बढ़िया, राइट ऑप्शन डी आप लोगों ने दिया है। मैं बढ़ता हूं एक और सवाल की तरफ। ये रहा, एक शिक्षिका खोजपूर्ण उपागम का प्रयोग करती हैं। वह गणित की अवधारणाएं बताते समय परिचर्चा में छात्रों की भागीदारी और उनके जोड़ तोड़ का भी उपयोग करती हैं। वह इस रणनीति का प्रयोग करती हैं। एक, विद्यार्थियों में जोड़ तोड़ कौशल का विकास करने के लिए। दो, चिंतन और तार्किक विशिष्ट विधि का निर्माण करने के लिए। सी, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। या डी गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। मेरी 3 बजे है, पर जितना मैंने कई बार बताया 3 बजे 3 PM। ओके, तो सवाल समझो, एक शिक्षिका खोजपूर्ण यानी एक्सप्लोरेटरी अप्रोच बोलते हैं इसको, एक्सप्लोरेटरी अप्रोच, वो एक्सप्लोर कर रही हैं, एक्सप्लोरेटरी अप्रोच को यूज कर रही हैं और गणित की अवधारणाओं को बताते समय छात्रों को परिचर्चा मीन्स डिस्कशन में भागीदारी करती हैं और उनको जोड़ तोड़ का यानी मैनिपुलेशन का काम करती हैं। तो इससे क्या फायदा होता है, वह इस रणनीति का प्रयोग क्यों करती हैं कि विद्यार्थी में जोड़ तोड़ कौशल का विकास हो जाए, चिंतन और तर्क की एक विशिष्ट विधि का निर्माण करने के लिए, या गणित के संकीर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, गणित के उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो यहां पर ए ऑप्शन मिला है, बी ऑप्शन भी मिल रहा है, लेकिन मैं कहूंगा ए ऑप्शन गलत जवाब है। ये जोड़ तोड़ वो नहीं कि वो मैनिपुलेशन मतलब चीजों को अरेंज करना, आगे पीछे करना, ऊपर नीचे करना, ये सब कराती हैं, तो ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, चिंतन, मैथमेटिकल में हमेशा चिंतन वर्ड जो थिंकिंग के काम करता है, तो चिंतन और तर्क की विशिष्ट विधि का निर्माण करने के लिए वो उसका यूज करती हैं। तो राइट ऑप्शन था बी, संकीर्ण और उच्च उद्देश्य से उसका मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मेथड नहीं है। तो राइट ऑप्शन था बी। जो सही हो देख लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, आपने सही कहा, जो अच्छा उसे देखेंगे और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और सवाल, आपका जवाब क्या मिलता है। ओके, रेडी? ओके, लेट्स गो विद वन मोर क्वेश्चन। विद्यार्थियों को स्थानीय मान, जोड़ और घटाव की अवधारणाओं को समझाने के लिए निम्न में से हस्तलाभ मीन्स टूल का उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। किसके लिए? जोड़ना घटाना की अवधारणाओं को समझने के लिए। एक, शीर्ष फलक यानी अबेकस, जियो बोर्ड, या फिर 10 ग्राम, या फिर डॉट पेपर। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। Concepts of local values, addition and subtraction to students, the following manipulation tool can be used. Explain. That is abacus, geoboard, 10 ग्राम, dot paper. कौन सा यूज कर सकते हैं हम? तो डी ऑप्शन मिला है मुझे, डॉट पेपर। ओके, और कोई जवाब? ए ऑप्शन मिला है मुझे, अनवी ए डी, उमेश डी, अनवी ए।
ओके, बहुत बढ़िया। तो बता देते हैं आपका सही जवाब। जिन्होंने कहा है डॉट पेपर, उनके लिए बहुत बढ़िया, एकदम गलत जवाब दिया है, तो डी गलत जवाब है बिल्कुल। 10 ग्राम, जियोबोर्ड और अबेकस। मैं बता देता हूं, इसका सही जवाब अबेकस है। अबेकस कैसा होता है, आपने देखा होगा, अबेकस देखा है ना। देखो, ये किस तरह का फ्रेम लकड़ी का, इसके अंदर ये वायर्स, और इन वायर्स में लगे होते हैं बॉल्स, ऐसे वाले डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल, और बच्चा इन बॉल से स्थानीयमान जोड़ना घटाने की परिकल्पना को करता है। ललित कुमार सर्वनाम, कैसे हैं ललित जी? एक ललित का नमस्कार दूसरे ललित के लिए स्वीकार्य है। कैसे हैं? ओके, देखो क्या समझ में आया। तो अबेका से जोड़ने की अवधारणा। जियोबोर्ड क्या होता है? जियोबोर्ड भी बता देता हूं। जियोबोर्ड क्या, एक लकड़ी का बोर्ड होता है ऐसे। इस लकड़ी के बोर्ड में ऑल पिन्स लगे होते हैं ऐसे, और बालक इन ऑल पिन्स, बराबर दूरी पर ऑल पिन्स लगे होते हैं, और बालक इस पर ज्यामितीय अवधारणाओं को सीखता है। जैसे वो बनाना सीखता है ये वाला, उसने 4 आकृतियों को बनाया, वो बनाना सीखता है ये वाली आकृतियां, ऐसे वाली, ऐसे वाली, ऐसे, इन आकृतियों को, ज्यामितीय आकृतियों को समझाने का तरीका होता है जियोबोर्ड। उसके बाद हम बात करते हैं 10 ग्राम की। 10 ग्राम क्या है? 10 ग्राम एक चीनी पहेली है, इससे चीनी पजल, जिसके अंदर हम कोई भी 5 या 7 आकृतियां लेकर कोई भी आभासी आकृति बनाते हैं और पहचानते हैं। जैसे कि मैं बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाऊंगा आपके सामने, और उस खूबसूरत पेंटिंग को आप बताएंगे वो क्या है। ओके, बना देता हूं मैं, मेरी माय फेवरेट पेंटिंग है ये, इसके लिए अवार्ड मिला था पिकासो से मुझे। खूबसूरत है ना, प्यारी सी है ना। आपको शायद पता नहीं मेरे गुरु कौन है, शायद आप जानते नहीं मेरे गुरु कौन है। श्री श्री मजनू भाई वेलकम वाले, उन्हीं से मैंने आर्ट सीखी है। पेंटिंग वही सिखा के गए थे मुझे। तो उस पेंटिंग के आधार पर मैंने एक चित्र बनाया है। मैं चाहूंगा मुझे पहचान के बताओ ये क्या है। जल्दी से चाहूंगा आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा आंसर? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। बिल्ली, बहुत बढ़िया। किसी ने कहा बिल्ली, किसी ने कहा बिलाऊ, किसी ने कहा बिलोटा, कुछ भी कह दो जो आपको अच्छा लगता हो। पहचान लिया आखिरकार आपने। तो ये जो है बिल्ली, तो यानी देखो 1 2 3 4 5 6 7 आकृतियों से मैंने चीजों को मिलकर बनाया और वो बन गई बिल्ली, है ना। तो ये क्या है? एक आभासी प्रतिबिंब। तो 10 ग्राम यही है। 10 ग्राम में क्या होता है? हम 5 या 7 आकृतियों से डिफरेंट डिफरेंट आकृतियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और वही आकृतियां आपके लिए काम करती हैं। बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों का, वेरी नाइस। आगे बढ़ें, चलिए एक और सवाल लेते हैं आपके सामने और देखते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या था? अबेकस, दिस इज द राइट आंसर। हाँ, ये तो बिलार है। हाँ, ये तो बिलार है, ये तो बिलोटा भी बोल देते हैं हमारे यहाँ इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। लो, हंसता हुआ नूरानी चेहरा कर देते हैं इसका। अब ठीक है, अब ये कौन है? अब अपना आप देख लो, अब ज्यादा सुंदर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। एक अध्यापक विद्यार्थियों को कागज पर एक आयत और एक ही आकृति बनाने के और उन पर लेबल लगाने के लिए कहता है। इस गतिविधि के माध्यम से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? ए, ज्ञान, समझ, चित्रांकन या प्रयोग। ये किसके लेवल हैं? सब जानते हैं ना ये किसके लेवल हैं? मैं बता देता हूं, ये लेवल है हमारे ब्लूम साहब के। जब भी ऐसे चीजें ब्लूम साहब के लेवल से दिया जाता है, हालांकि यहां पर चित्रांकन जो है वो ब्लूम साहब का लेवल नहीं है। तो इनमें से कौन सा कार्य हो रहा, कौन से उद्देश्य की प्राप्ति हो रहा अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? तो यहां पर प्रयोग सबसे पहले मुझे गोलू ने बताया है। बाकी सब लोग क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन दो रहे हैं। कोई समझ की बात करता है, कोई समझ कहता है, कोई प्रयोग कहता है। मगर सवाल की बेचैनी तो ऑप्शन समझता है। बी, ओके।
कोई ज्ञान कहता है, कोई प्रयोग कहता है, मगर इस सवाल की सही उत्तर तो कुछ और कहता है। जवाब, गलत जवाब। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, खोलावेरी डी, डी 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 सही जवाब है। ये गलत जवाब थे तीनों जो आपने दिए। समझ लेते हैं आखिर क्यों हमने डी ऑप्शन को सही चूज किया। ओके, तो डी ऑप्शन को हमने क्यों चूज किया देख लेते हैं एक बार। तो हम बात करते हैं, एक अध्यापक विद्यार्थी को कागज पर एक आयत बनाया। ओके, उसने कागज पर आयत बनाया, बोला इसका नाम लिख दे बेटा, और उसने ए भी बनाया, बोला इस पर नाम लिख दे बेटा। ओके, हाँ, जिनका सही है उनका सही है। तो आयत बोला सही, बोली माचिस है, ये बोला ये तो मेरी आंटी है पड़ोस वाली, उनका नाम ए से शुरू होता है, तो ये अनीता है, ऐसे लिख दिया। वो कुछ भी लिख सकता है जो उसका रियल लाइफ में सामने होगा। हाँ रेखा जी आपने पहले बोल दिया, बहुत बढ़िया। ओहो, पूजा जी के मोबाइल की बैटरी लो गई, इसको चार्ज किया जाए। देखो क्या हुआ, बच्चे ने जैसे ही आयत की आकृति बनाई, एक ने लिखा सर माचिस, बोला दूसरा वाला बच्चा ये रहा, ये क्या है? सर ये तो बर्फी है, बर्फी। एक बच्चे ने आयत की आकृति बनाई, उसने क्या लिखा, बोला ये तो दरवाजा है। समझ रहे हो बात को? अब इसकी पड़ोस में तो अनीता रहती थी, उसके बोला नहीं जी मेरे में तो आरती रहती है पड़ोस में। एक का मतलब ये है। तो यानी बच्चे ने इन जो वर्ड्स या मैथमेटिक्स की उसने बनाए हैं, ये वर्ड्स बनाए हैं, अगर वो सिर्फ इनको बनाता तो मैं अंडरस्टैंडिंग पर होता, लेकिन उसने इनको बनाने के बाद लेबल मीन्स उन पर लिखना, और वो क्या लिखेगा, जो उसके दैनिक जीवन में यूज होती हैं। ओके, जो उसके दैनिक जीवन में यूज होती हैं। हाँ रंजना शुक्रिया। तो यानी किस पर होगा, प्रयोग पर। इसीलिए अगर बालक दैनिक जीवन से जुड़कर किन्हीं सवालों का हल करने की कोशिश करता है, उन सवालों को दैनिक जीवन में प्रयोग करने की कोशिश करता है, वो प्रयोग स्तर पर होता है। और ये ब्लूम साहब का 3rd लेवल है, क्योंकि ज्ञान, समझ, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये 6 पार्ट माने गए हैं ब्लूम साहब की टैक्सोनॉमी के। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अभी समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया। का नाम भी ए से ही था। ओके 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 गोलू, ओके गोलू, मैं समझ गया आपकी भावनाओं को। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। निम्नलिखित समस्या को कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। एनसीईआरटी कक्षा 3 की बुक से समस्या उठाई है। दिए गए स्थानों में सही संख्याएं भरिए। उपयुक्त प्रश्न में ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष की कौन सी योग्यता को दर्शाया गया है? ओके, ज्ञान, समझ, विश्लेषण या संश्लेषण। यहां पर देखते हैं कौन सी योग्यता को दर्शाया गया, ज्ञान, समझ, विश्लेषण, संश्लेषण। तो देखते हैं जवाब सुनने। कक्षा 3 से लिया गया सवाल क्या है, दिए गए स्थानों में सही संख्याएं भरिए। उपयुक्त प्रश्न में ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन के जो 6 लेवल हैं, जो 6 कंपोनेंट्स हैं, उनमें से कौन से लेवल की यहां पर बात हो रही है आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है तेजी के साथ। ओके ओके सर जी, राम राम गोइंग। ओके जी, बाय बाय। अभी जाते कहां हो? नितिन कुमार जी राम राम, क्या हालचाल है? जाते कहां हो? अभी और भी हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मेरे बाद भी आएगी फिल्म। तो राइट ऑप्शन सी मिल रहा है, विश्लेषण। ओके, देख लेते हैं आपने सही आंसर विश्लेषण को क्यों चूज किया है। लेट मी एक्सप्लेन। देखो समझो, ज्ञानात्मक पक्ष की बात हो रही थी, ज्ञानात्मक पक्ष की कौन सी योग्यता को दर्शाया गया है, यह बात यहां पर हो रही थी। अब समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि दिए गए स्थान, जैसे मैंने कहा 5 मल्टीप्लाई बाई क्या बराबर 35, मैंने कहा 8 डिवाइड बाई क्या बराबर वॉट, मैंने कहा 16
प्लस क्या बराबर 24, क्या डिवाइड बाई 7 बराबर 21, 3, ऐसे। अब यहां बालक को आपने इस तरह के खाली स्थान भरने के लिए बोला है ना, यहां पर आपने खाली स्थान भरने के लिए बोला। इंस्टा पे तो मैं हूं गोलू, मैं भी इंस्टाग्राम पे हूं, ऐसी बात नहीं है, तो मिलते हैं इंस्टा पर। आप सभी लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ललित कुमार के नाम से मेरा प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। ओके ओके श्रुति हाय, कैसी हैं आप? चलो देख लेते हैं जवाब क्या मिलता है। अब बालक जब ऐसे सवालों को पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो करेगा, देखो ज्ञान, पहले लेवल समझो होते क्या। ज्ञान में सिर्फ बच्चा क्या करता है, ज्ञान लेवल को रिमेंबरिंग, याद रखना, इट्स रिमेंबरिंग, ये रिमेंबरिंग होता है, यानी याद करना। तो ज्ञान पर बच्चा सिर्फ याद करता है, जैसे पहाड़े याद करना, गिनती याद करना, संख्याओं को याद रखना, ये सब क्या है, ये सब ज्ञान स्तर पर होता है। अंडरस्टैंडिंग में बच्चा दो चीजों में अंतर करता है, वो चीजों में अंतर स्थापित कर सकता है, चीजों में समझने की कोशिश करता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को लगाता है। ओके रेखा, ओके रेखा, ओके नो इशू, थैंक यू ललित जी, आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, सीधा यहां मार दिया आपने, हैं? चलो विश्लेषण की बात करते हैं। जब विश्लेषण की हम बात करते हैं तो एनालिसिस, जब बालक यहां पर क्वेश्चन करता तो ही और शी हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन, है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब तो इधर वाला भी घायल करोगे क्या, हैं? चलो देखते हैं। 5 गुणा क्या बराबर 30। अब समझने की कोशिश करना भाई, यहां क्या जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना तो समझ लेना, जब इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ जाए तो वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में एनालिसिस होगा। तो अब क्या करेगा बच्चा, इसको यहीं रोकेगा और 5 को उधर भेजेगा, तो 30 में 5 का डिवाइड करेगा और वो निकालेगा 6, तो यहां पर 6 आएगा। तो इन सब कामों को करने के लिए ही बालक को कहा जाता है कि वो विश्लेषणात्मक पक्ष पे। इज इट क्लियर? ये बात समझ में, मैंने क्या बताया सभी लोगों को, यस के नो, क्लियर हुई कि नहीं? ओके बहुत बढ़िया। और वैसे विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, वहीं संश्लेषण का काम होता है उन समस्याओं को जोड़ देना। ओके बढ़िया, समझ में आ रही है बात? तो याद रखना कल 4 बजे भी क्लास होगा, कल 4 बजे भी ये क्लास कंटिन्यू रहेगा, तो घबराएगा नहीं कि मैं जाऊंगा नहीं छोड़ के, आप लोगों के साथ ही रहूंगा। ओके तो ये बात समझ में आ गई सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या हो तो मुझे बताए। आंसर क्या होगा? द आंसर इज ब्रैकेट में बंद। राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज एनालिसिस, दैट इज द करेक्ट आंसर। So the correct answer of this question is analysis. Just because of a student is doing something extra, some exercise, and he or she has to find the right answer with the help of some calculation, some operations. That's why he or she is on the analysis level. Okay, कल 4 बजे YouTube पर, कल 4 बजे फिर से मैं आपके साथ मुलाकात करूंगा। ओके तो अब चलता हूं, दुआओं में याद रखना, इजाजत दीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तेजी से वीडियो को भी लाइक कर दो और आगे बढ़ाओ। तो दीजिएगा इजाजत, नमस्कार। अच्छा चलता हूं, तो दुआओं में याद रखना।